हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमिक्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, राजनीति विज्ञान पॉलिटी। तो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे विथ एमसीक्यूज, है ना। साथ में एक्सप्लेनेशन तो होगा ही, हमेशा की क्लास की तरह, हमेशा के जो टॉपिक्स जैसे मैं करवाते आया हूँ। कुछ चीज़ें आउटलाइन बता दूँ उसमें। तो आपको फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ जो नॉर्मल आर्टिकल्स है जो आते हैं कुछ आपके क्वेश्चन पेपर में या एग्ज़ाम में, साथ में जो भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान कैसे बना, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने यही सब कवर किया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो एग्ज़ाम में अगर हमारे आरआरबी पैरामेडिकल की बात की जाए तो क्रीमी लेयर ही पूछी जाएगी, इतना डीप में नहीं पूछेंगे। क्योंकि कहीं आरआरबी जेई या सीजीएल सीएचएसएल का आप एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हो कि डीपर चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। तो आपको इतना ही करना है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अलग से चीज़ें पढ़ सकते हो, लूसेंट है, बुक्स हैं, लूसेंट भी अगर आप कर लो क्योंकि लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लूसेंट पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। साथ में हिंदी मीडियम वालों के लिए एक जानकारी थी कि जो टेलीग्राम का ये ग्रुप है मेडिकोमिक्स का, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। हिंदी मीडियम में जो नोट्स हैं मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है लाइक फंडामेंटल राइट्स का मैंने डाल दिया है वहाँ पे। ठीक है, साथ में जो इमरजेंसीज लगती हैं, जो राष्ट्रीय आपातकाल या कितने टाइप के आपातकाल होते हैं, सब मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए दिया है क्योंकि हिंदी में ही पूरा वो लिखा हुआ है। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी चाहिए तो मैं उस पर डाल दूंगा, अगर आप बताते हो या आप कमेंट करते हो इस वीडियो पे, है ना। तो इतना ही इस पे था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 years 11 months एंड 18 days। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमको संविधान बनाने में, जो कि एक बहुत ही लंबा गैप था। और अराउंड उस टाइम पे 66 lakhs अबव कुछ रुपए लगे थे, मतलब जो मनी उस पर इन्वेस्ट हुआ था। तो अबव 66 lakhs से अराउंड अगर आप देखोगे। उसके साथ भी संविधान सभा का गठन हुआ, सारी चीज़ें चली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे पहले बता दूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी समवेयर प्रारूप समिति की बात कर रहा है, प्रारूप समिति। ठीक है, तो जो अपने बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा का जो परमानेंट प्रेसिडेंट मीन्स एक स्थायी सदस्य जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, स्थायी सदस्य संविधान सभा का किसे बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य बनाया गया था। अगर आपसे पूछे टेम्परेरी प्रेसिडेंट और अस्थायी सदस्य, तो उस समय जो सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो उनको सबसे पहले 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक या पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा की, उसमें इनको अस्थायी जो है तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और स्थायी अगर पूछता है आपसे, परमानेंट प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछ रहा है, तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कितनी ड्यूटीज हैं फंडामेंटल, तो टोटल 11 ड्यूटी है। पहले 10 थी, आई थिंक 2002 में एक और ऐड की है कि जैसे 6 से जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनको, मतलब माता पिता के द्वारा उनका गाइडेंस होना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए माता पिता को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो तो किस आर्टिकल में आते हैं संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 12 to 35 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 6 देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई, है ना। तो किसके द्वारा फ्रेम हुआ था, सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के द्वारा इसको फ्रेम किया गया था। तो सबसे पहले मीटिंग मैंने आपको बता दी कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। जो एक दिल्ली की एक पुस्तकालय थी, एक लाइब्रेरी थी बड़ी सी, आई थिंक काउंसिल चैम्बर उसको बोला जाता है, काउंसिल चैम्बर करके था, काउंसिल चैम्बर। ठीक है, वहाँ पे हुई थी। उसके बाद जो सेकेंड उसकी मीटिंग हुई थी 10 दिसंबर था, आई थिंक 1946 ही था।
वहाँ पे स्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहली मीटिंग में तो मैंने बताया आपको सचिदानंद सिन्हा ही जी थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 में भी करेक्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कब इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज में मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है ना। तो 1976 में इसको इंक्लूड किया गया था। और अगर आप देखोगे ना तो हमारे जो संविधान में जितनी आर्टिकल्स हैं जनरली, तो बहुत सारे आर्टिकल्स बोरो आर्टिकल्स है, मीन्स दूसरे देशों से उधार लिए गए, मतलब दूसरे देशों से लिए गए आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं, उसमें भी एक मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसी तरह का है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है तो यूएसएसआर से लिया गया था, आई थिंक, हाँ यूएसएसआर से लिया गया था, जो वर्तमान का रसिया है, करंट में इसी को रसिया बोलते हैं, पास्ट में इसी को यूएसएसआर बोला जाता था, ठीक है। उसमें बहुत सारी और कंट्रीज थी आई थिंक जो छोटी मोटी रही होंगी। तो यूएसएसआर से लिया गया था 1976 में, इंडिया में इसको लाया गया या भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज इज चेयर्ड बाय। ज्वाइंट सिटिंग में सब चीज़ आपको समझाऊंगा, हर वर्ड का जो तो मीनिंग भी बताते चलूंगा, आप परेशान मत होइएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर कुछ जरूरी पॉइंट अगर लगे तो आप उसको जरूर नोट करिएगा, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग का जो चेयर पर्सन होता है तो कौन होता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, ठीक है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है करंट में ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर करता है ज्वाइंट सिटिंग को। ज्वाइंट सिटिंग होता क्या है, ज्वाइंट सिटिंग देखोगे अगर तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही एक सेपरेट मतलब फंक्शनल बॉडी है, सेपरेटली एक संस्था है जो सेपरेट अपना काम करती है, ठीक है। समवेयर कभी कभी क्या होता है कि सॉरी सम टाइम क्या होता है कभी कभी कि अगर कोई जरूरी मुद्दा है, कुछ है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी चीज़ पे बात करनी चाहिए साथ में, तो राष्ट्रपति दोनों को बुला सकता है, साथ में आप सभा रखिए और साथ में चर्चाएं होंगी, है ना। तो उसको ज्वाइंट सिटिंग बोला जाता है। जब ये राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों साथ में आए तब उसको हम ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। उसकी जो अध्यक्षता या चेयरपर्सन आप बोल रहे हो वो होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। साथ में अगर आप पूछिए कि अपने देश में ज्वाइंट सिटिंग कितनी बार या कितने टाइम्स हो चुकी है, तो 3 टाइम्स हो चुकी है, ठीक है। आई थिंक 1966 में हुई थी, या फिर उसके बाद 1960 में हुई थी, 1977 एक डॉरी का केस था, एक बैंक का केस है, साथ में कुछ जो अटैक्स होते थे, टेररिस्ट अटैक, उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट 3 बार हुए हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। पूरे देश में आज जितना समय हो गया संविधान को बने हुए, तो संविधान में पूरा 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा तो 250 होगा, ठीक है। अगर करंट पूछेगा आपसे तो आपको क्या बताना है, 245 बताना है। 245 में अगर बात करते हो, पहले 250 में देख लेते हैं क्या सीन है। 250 में रहता है 238 जो तो सदस्य होते हैं डायरेक्टली सेलेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आप राज्यसभा के वोट में आप राज्यसभा के चुनाव में या उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें हमारा और आपका वोट नहीं जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि हम लोकसभा के लिए करते हैं, हम विधानसभा के लिए करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए करते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए करते हैं, बट राज्यसभा के लिए हमारा डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली होते हैं जो होते हैं इलेक्शन। तो उसमें से अगर देखोगे मैंने आपको 250 पूरा बताया ओवरऑल, उसमें से 238 अगर देखोगे तो डायरेक्टली सेलेक्टेड होते हैं, इसमें जो 12 जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और जो 12 पर्सन होंगे तो ये कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे होंगे, किसी ना किसी फील्ड में ग्रेट वर्क कर रहे होंगे, लाइक साइंस का फील्ड हो सकता है, आर्ट का फील्ड हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, तो उनको हम लेते हैं। बट अभी करंट में 245 ही हैं, तो 245 में 200 आई थिंक 233 ले लोगे आप और 12 ले लेना, ठीक है। तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा 245 का। बट मैक्सिमम अगर पूछे तो 250, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। तो जो संसद है या संसदीय क्षेत्र है, संसद है, तो भारत का जो संसद है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, 3 चीज़ें आती हैं। तो प्रेसिडेंट भी आता है आपका, लोकसभा, राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पता होगा आपको कि लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, या इसको फर्स्ट चैम्बर भी बोला जाता है, ठीक है। और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, सेकंड चैम्बर बोलते हैं। साथ में एक क्वेश्चन आया था 2019 में आरआरबी के फार्मासिस्ट एग्जाम में ही पूछा गया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे बोला जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी हम राज्यसभा को ही बोलते हैं। स्टूडेंट्स किसको बोलते हैं सर, तो इसको राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? तो लोकसभा में 552 होते थे, अभी कुछ अमेंडमेंट से आई थिंक 104 अमेंडमेंट है, मुझे याद नहीं है करेक्टली, तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि 550 जो है तो अपने आते थे जहाँ सेलेक्टेड थे या इलेक्टेड जो आते थे, हम वोट देके इनको एमपी वगैरह जो भेजते हैं, यहाँ पे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी बोलते हैं यहीं पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सीन था, 2 एंग्लो इंडियन रहते थे, है ना, 2 एंग्लो इंडियन, तो ये एंग्लो इंडियन वाला जो है तो हटा दिया गया है। तो टोटल करंट में अगर देखोगे तो 550 पूरा सीट है इनका, ठीक है। तो उसमें से इतने 550 होते नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द लोकसभा, तो आप 543 के साथ जा सकते हो। 543 भी करंट में है, मैक्सिमम 550 है। उसमें से अगर देखोगे तो 20 आपके 530 छोड़ दो आप, है ना, 530 अपने जो तो सेलेक्ट प्लस 20 जो है तो 20 यूटी के होते हैं, ठीक है, याद रखना 20 यूटी, 530 स्टेट। करंट में यूटी के आई थिंक 13 है, इसलिए यहाँ पे 543 का रेशियो रहता है, मतलब संख्या रहता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगर मैक्सिमम पूछा हो तो आप 550 के साथ जाना, ठीक है। 1 मिनट, इसका मैं आपको आर्टिकल भी बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। लाइक पार्लियामेंट मैंने आपको बताया, तो पार्लियामेंट 79 में आता है, राज्यसभा आपका 80 में आता है, लोकसभा इज 81। ये इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। पार्लियामेंट 79 और आपका राज्यसभा 80 एंड 81 जो लोकसभा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखना। और राष्ट्रपति जो है वो 52 में आता है, ठीक है, याद रखना, 52 नंबर के आर्टिकल में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ईयर, तो कितने सेशन होते हैं लोकसभा में? तो टोटल 3 सेशन होते हैं, बीएमडब्ल्यू से याद रखना, ठीक है। एक बजट होता है, सबसे लंबा सेशन होता है, एक मानसून होता है, एक विंटर होता है। विंटर सबसे स्मॉल होता है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है विंटर वाला, ठीक है। मानसून सितंबर जुलाई, एंड ये वाला ऐसे फरवरी या मई इसके बीच में रहता है, ठीक है। तो बीएमडब्ल्यू से आप याद रखना, सॉरी बीएमडब्ल्यू, ठीक है। बजट, मानसून, विंटर, तो टोटल 3 सेशन हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस देखा होगा आपने कभी कभी, जब अपन सुनते हैं तो पार्लियामेंट में हल्ला करता रहता है जो विपक्ष का नेता होता है, जो अपोजिशन का लीडर होता है, कि हम इनके खिलाफ क्या ला देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देंगे, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये है कि आपको जो मतलब अगर कोई सत्ता पक्ष में है, कोई जो लीडर है अपना, अब जैसे प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके पास मेजोरिटी ऑफ सीट्स होंगी तभी वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा होता है ना, आपको पता होगा। तो वही है, मतलब वो कॉन्फिडेंस है। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे जीत उत गए, कोई नेता इधर हो गया उधर हो गया, किसी ने क्या कुछ कर दिया, दाएं बाएं चीजें जो होती रहती हैं, ठीक है। उस केस में अपना जो अपोजिशन का लीडर होगा, नहीं पड़ेगा, मेजोरिटी को साबित करना पड़ेगा कि हमारे पास बने रहने के लिए, जो जिस पे पद पे हैं, प्रधानमंत्री पद पे हैं, तो बने रहने के लिए हमको इतनी जितनी सीट्स चाहिए रहती हैं, उतनी सीट्स हमारे पास हैं, ठीक है। और जो अपोजिशन का लीडर है उसको कितनी मतलब कितने लोगों का मत चाहिए रहता है, कितने लोगों का वोट चाहिए रहता है कि ये नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो ला सके। तो 50 वोट उसको चाहिए रहते हैं अपने साइड से, 50 लोग सहमत हैं उससे 50 लोग कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा सीन रहता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लोकसभा में ही होता है, लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लोकसभा में सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है। क्वेश्चन ये था, मैंने आपको पूरी ब्रीफिंग दे दी इसकी, क्या सीन रहता है इस पे और क्या होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ फॉर्मल कंप्लीशन ऑफ द नेशनल एंथम टेक्स प्लेस, मतलब राष्ट्रीय जो गान है उसको आपको गाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो 52 सेकेंड्स को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय गान अगर हम देखते हैं तो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले 1911 मतलब 1911 में कोलकाता में, सॉरी कोलकाता या सबसे पहले आई थिंक 1911 में किसी कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, आई थिंक बॉम्बे या कहीं के, ठीक है, वहाँ पे गाया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 में इसको अपने संविधान में लिया गया है, ठीक है। 52 सेकेंड्स होगा। जनगण मन जो हम गाते हैं, ठीक है, वही वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय, जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, तुमको कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंट उनको आई थिंक प्रेसिडेंट करता है, बट उनको जो ओथ का सिस्टम है कि ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, तो जो स्टेट का चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, जो स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है सो चीफ जस्टिस होगा, शपथ वो दिलवाता है, ठीक है। अपॉइंट क्या कौन करता है? गवर्नर को प्रेसिडेंट जो है तो अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति करता है। इसलिए अगर हेड ऑफ स्टेट का भी आपसे पूछा जाए कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर पूछा जाए तो वो अपना प्रधानमंत्री या पीएम या प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ ऑफ गवर्नर, गवर्नर की ओथ से
तो ऑप्शन नंबर 159, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 159 करेक्ट होगा। एंड 153 ये बोलता है कि गवर्नर हर स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, 153 ये बोलता है। सो इतनी चीज़ें हो गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। फर्दर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में किस आर्टिकल में है। तो अब हम देख लेते हैं क्या चीज़ें होती है। पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। मैंने ये दिया भी है हिंदी में, आपको अगर हिंदी में चाहिए तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक रहेगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए मैं प्रमोशन करता हूँ इतना, मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कंटेंट दिया है वो आई थिंक 2019 का कंटेंट है। अगर आपको समझ आएगा तो मैं दे दूंगा, इतना कुछ है नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इमरजेंसीज देखते हैं। इमरजेंसी एक नेशनल इमरजेंसी होती है, इसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। मैं इसलिए हिंदी में भी समझाते चलता हूँ, ठीक है, जो भी इंग्लिश का हिंदी जो मीनिंग होता है उसको मैं बताते चलता हूँ। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल होता है। एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसको राज्य आपातकाल बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं, राष्ट्रपति रूल बोला जाता है इसको। ये सारी चीज़ें इस पर होती है। साथ में लास्ट में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने के लिए मिलती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी हैं ये आज तक अपने देश में कभी नहीं लगाई गई हैं। अगर इनका आर्टिकल नंबर देखते हैं तो पहले जो मैंने आपको नेशनल बताया, उसके बाद मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, उसके बाद हमको फाइनेंशियल बताया। तो 352 होता है आपका आर्टिकल नंबर नेशनल के लिए, 356 होता है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, 360 होता है आपको फाइनेंशियल के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, फाइनेंशियल के लिए पूछा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इमरजेंसीज कितनी बार अपने देश में लग चुकी हैं, जो इकलौती ऐसी है जो अपने देश में लगी हुई है, तो 3rd टाइम्स ये लग चुकी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम लगी थी भारत चीन युद्ध में, ठीक है, 1962 आई थिंक अक्टूबर 1962, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, देख लेने के बाद 20 अक्टूबर था शायद, 20 अक्टूबर 1962 में एक बार लगी थी। उसके बाद 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में लगी थी, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ था उस पर लगी थी। उसके बाद 1975 25 मई, ठीक है, ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति की वजह से लगाया गया था इंदिरा गांधी ने। इस दिन को भारत का आई थिंक काला या ब्लैक डे भी इसी वजह से कहा गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति कौन थे उस समय। तो अगर जो फर्स्ट लगा था 1962 में, उस टाइम पे राष्ट्रपति अपने राधा कृष्णन जी थे। सेकंड के टाइम अपने पास वीवी गिरी जी थे, ठीक है। थर्ड के टाइम अपने पास कौन थे, कोई मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अहमद थे, आई थिंक फखरुद्दीन अहमद थे, ठीक है, थर्ड टाइम, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपको, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इससे रिलेटेड थी मैंने आपको बता दी। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा को हम फादर ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं। तो पहला स्पीकर लोकसभा को जीबी मावलंकर जी हैं, जीबी मावलंकर बोला जाता है, गणेश वसुदेव मावलंकर आई थिंक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। सुमित्रा महाजन भी आई थिंक राज्यसभा की स्पीकर रह चुकी हैं, ठीक है। जेके कानिया जो हैं, जे कानियन को बोला जाता है, सॉरी। तो सबसे पहले पिटीशन का जो था, जो अपन क्या बोलते हैं उसको, अपील या जन याचिका जिसको बोला जाता है, तो इन्होंने ही लाया था। फर्स्ट आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही थे, सीजे कानिया, ठीक है, कैनिया कानिया आप जो भी बोल लो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 19 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, शोषण के विरुद्ध एक्सप्लॉइटेशन का। तो देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो ये आपको जो 14 to 18 है, ये आपका राइट टू इक्वालिटी बताता है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बताता है। उसके बाद ये जो आपका ये वाला है आर्टिकल 22 23 24, ये वाला एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध बताता है। एक राइट टू फ्रीडम जो होता है वो आई थिंक 19 से 22 होता है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, जो रिलीजियस फ्रीडम वाला है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम वाला, वो आपको उसके बाद मिल जाएगा किस आर्टिकल में, 25 से 28 में मिल जाएगा आपको, 25 to 28। उसके बाद आई 29 में आपको शिक्षा और जो संस्कृति है, कल्चर और एजुकेशन वाला, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 29 में। उसके बाद एक होता है 32, ठीक है, 32 में आपको मिलता है कौन सा, लास्ट का सबसे होता है संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं इसको, ठीक है, उसमें मिल जाता है। साथ में ये याद रखना, आपकी जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है, इसको लीगल राइट में अभी डाला गया है 1978 44th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। 44 मतलब 44वां अमेंडमेंट, 44वां जो संविधान में सुधार था उसके तहत
इसको कहाँ डाल दिया गया है, लीगल ड्यूटीज़ में, ठीक है। तो 6 अपने पास फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से बोरो किया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है, तो ये जो है तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है। पार्लियामेंट्री अगर सिस्टम पूछा जाए कहाँ से हुआ, जो संसदीय अपन करते हैं संसद वाला, ये ब्रिटेन से है, ठीक है। नीति नहीं दे सकता तो अगर आपसे पूछा तो आयरलैंड से है। और भी चीज़ें हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह जो इमरजेंसी वगैरह है शायद साउथ अफ्रीका से लिया गया है, नहीं साउथ अफ्रीका से आई गेस चेंज वाला लिया गया है कि संविधान में जो हम संशोधन करते हैं, इमरजेंसी किसी और देश से बोरो किया गया है, तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 61 होगा। महाभियोग की बात कर रहा है ये, महाभियोग बोलते हैं हिंदी में, महाभियोग, इम्पीच्ड या इम्पीचमेंट बोला जाता है उसको, महाभियोग बोला जाता है। आर्टिकल नंबर 61 होगा। आर्टिकल नंबर 32 मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट का ही होता है, ठीक है। 76 आपको मिल जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर आप बताओ कमेंट करके तो बहुत अच्छी बात है। आई गेस आप देख लेना, के वेणुगोपाल जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज, तो 51A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 22 देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यूएसएसआर से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, जो करंट का रसिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा, तो लोकसभा में अगर आपको सीट चाहिए तो क्या मिनिमम एज है, तो 25 जो है तो मिनिमम एज होती है। साथ में लोकसभा के साथ अगर आपको SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का लड़ना है, उसमें भी 25 होती है एज, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए या प्रेसिडेंट के लिए 35 होनी चाहिए। 30 होती है आपको राज्यसभा, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होता है उसके लिए भी 30 होनी चाहिए। 30 आपको राज्यसभा के लिए होनी चाहिए, 25 आपको लोकसभा के लिए होनी चाहिए, साथ में विधानसभा के लिए होना चाहिए, 35 आपको समवेयर प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, 25C करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर इसका पार्ट वोट चाहिए आप बता देना। पार्ट बनाने से कोई देखिए मतलब नहीं है, कि मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आई गेस मैंने कवर करवा दी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो बचेंगी उसको हम देख लेंगे क्या कैसे क्वेश्चन से भी हो जाती हैं, क्वेश्चन लगा लेना उससे भी हो जाएगा, है ना। तो इसमें इतना ही रखते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल के वीडियो देखा, सो थैंक यू वेरी मच गाइस।